नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी के लेक्चर नंबर 52 की। ये मैंने क्वेश्चन जहां से उठाए हैं वो मैं आपको दे दे रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको दो प्ले लिस्ट मिलेगी। एक प्ले लिस्ट तो ये आपकी ये प्रैक्टिस वाली है और दूसरी प्ले लिस्ट है ए कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। वहीं से मैंने इन क्वेश्चन को उठाया है। तो वहां से अगर आप पहले वीडियो देखोगे और अच्छे से समझ लोगे, उसके बाद जब आके आप यहाँ पर 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में भी आएंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं 10 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। इसके साथ साथ इनसे रिलेटेड जो भी थ्योरी होगी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उनको भी मैं डिटेल में डिस्कशन करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपको एक अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स मिल जाए जिसमें आपको पूरा बेसिक से एडवांस तक पूरा कंप्लीट एग्रीकल्चर पढ़ाया जाए, जिसमें आपको इतने ढेर सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, हार्टिकल्चर, सॉइल साइंस, जेनेटिक्स, इकोनॉमिक एक्सटेंशन, सीड साइंस, जनरल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फूड साइंस, क्रॉप फिजियोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, ये सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर आप चाहते हो कि इनको बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको कंप्लीट स्टडी कराई जाए, बढ़िया डिटेल में आपको नोट्स के साथ प्रोवाइड कराया जाए सब कुछ चीजें, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1,000 रुपए का पेमेंट करना है। केवल 1,000 रुपए का पेमेंट करके आप एक बेसिक से एडवांस लेवल तक का जो कंप्लीट एग्रीकल्चर है वो पढ़ सकते हैं। ये एग्रीकल्चर का जो कोर्स मैंने लॉन्च करा है, ये आप ऐसा समझ लो कि कोई भी एग्रीकल्चर का जो वनडे एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, किसी भी स्टेट की हो, चाहे बिहार का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हो जिसमें एग्रीकल्चर पूछा जाता है, बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए, वो आपको पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसको पढ़ने के बाद फिर आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हो इस कोर्स को परचेज करना तो मात्र 1,000 रुपए में आप इसको परचेज कर सकते हो। इसके बाद हमारा एक दूसरा भी कोर्स है। अगर आप उसको चाहते हो परचेज करना तो हमारा जो दूसरा कोर्स है वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। वो भी मैं आपको दूसरी दूसरी वीडियोस में बताता रहता हूँ। अगर आप उसको भी परचेज करना चाहते हो तो आप उसे भी परचेज कर सकते हो। इसके बाद देखो, ध्यान से समझना, जब आप पेमेंट कर दोगे, 1,000 रुपए का पेमेंट कर दोगे, तो पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास सेंड करना है। कैसे सेंड करोगे? टेलीग्राम पर जाना और टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना विजय कुमार गिरी 945। जिस तरीके से लिखा है इसी तरीके से लिख के आपको सर्च करना है। जब आप सर्च करोगे तो वहां पर आपको एक कॉन्टेक्ट मिलेगा जहां को आप अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है जो आपने पेमेंट किया है। और इसके साथ साथ अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो। मात्र ये दो चीजें हमें देने के बाद 1,000 रुपए का पेमेंट करना है और अपना मोबाइल नंबर दे देना है जिससे आप टेलीग्राम चलाते हो। ये दो चीजें देने के बाद आपको जो पूरा कोर्स है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो तो हमसे इस नंबर से कांटेक्ट भी कर सकते हो। ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप से हमें हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हो। केवल और केवल व्हाट्सएप से इस पे आप मैसेज करके चाहे फोन करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये नंबर आपके पास है। इससे ये नंबर से आप कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ अरहर? अरहर जिसको हम पिजन पी कहते हैं, इसका बोटेनिकल नेम पूछा जा रहा है। तो इसका बोटेनिकल नेम क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं: सिसर एरिटेनम, फेजनस कजान, गोसिपियम ट्यूबरोसम और सोलेनम ट्यूबरेशन, या फिर गोसिपियम स्पेसिस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, बोले तो क्वेजनस खजान। ये जो क्वेजनस खजान है ये आपका अरहर का बोटेनिकल नेम होता है। अरहर जो है ये कॉमनली इसको हम पिजन पी के नाम से जानते हैं। एक मेजर फील्ड क्रॉप होती है, पी पल्सेस क्रॉप होती है। इसका जो प्राइमरी जो ग्रोन इसको जो प्राइमरी रूप से ग्रो किया जाता था, सबसे पहले इसको साउथ अफ्रीका में ग्रो किया जाता था, फिर धीरे धीरे वो इंडिया में और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में और भी जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर ये धीरे धीरे फैलता चला गया। इसके साथ साथ अरहर की अगर हम बात करें तो अरहर जो है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। अरहर के अंदर लगभग 25% के आसपास प्रोटीन पाई जाती है। और अरहर जो है ये खरीफ सीजन की क्रॉप है। और ये इसकी जो बुआई करते हैं वो कब करते हैं? मिड जून में करते हैं। ठीक, जून में 15 जून के बाद से इसकी बुआई शुरू कर दी जाती है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज लगता है जिसको हम बोलते हैं स्टेरिलिटी मोज़ेक। ये एक वायरल डिजीज होती है जो कि इरियोफिड माइट के थ्रू फैलती है। इरियोफिड जो माइट होता है वो एक वायरस को फैलाता है और वो वायरस जब जाता है तो मोज़ेक जो सिम्टम होता है वो हमारे अरहर के पौधे में देखने को मिलने लगते हैं। तो ये अरहर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज होता है जो कि इरियोफिड माइट की वजह से फैलता है। एक क्वेश्चन से आपको इतने ढेर सारे फैक्ट देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से आपको मैं 10 क्वेश्चन कराना वाला हूँ तो आप समझ सकते हो कि आपका कितना ढेर सारे फैक्ट और कितने ढेर सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ अरहर। अरहर का ओरिजिन प्लेस यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन है इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना या फिर अमेरिका। इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपका जो राइट आंसर हो सकता है? तो आपका ऑप्शन जो है साउथ अफ्रीका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अरहर जो है जिसको हम पिजन भी कहते हैं, ये सबसे पहले साउथ अफ्रीका में ओरिजिनेट हुआ था, उसके बाद फिर ये इंडिया में और इंडिया के साथ साथ और भी जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर ये पहुंचा था। इट वॉज लेटर इंट्रोड्यूस इन इंडिया वेयर इट इज बिकम ए स्टेबल पल्सेस क्रॉप। अरहर जो है हमारे यहाँ सबसे स्टेबल पल्सेस क्रॉप मानी जाती है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि ग्राम, और ग्राम के बाद फिर आपका पिजन पी, पिजन के बाद पी के बाद फिर पी। ये जो तीन क्रॉप होती है अरहर की, और तीन क्रॉप ये जो दाल की होती हैं, ये आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, जो क्लाइमेट है ये सपोर्ट करती है अरहर की ग्रोथ को, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल कंडीशन है, और इसी ट्रॉपिकल कंडीशन के होने की वजह से वहां पर अरहर की खेती बहुत अच्छी मात्रा में करी जा सकती है। अरहर इज ग्रोन एज ए खरीफ क्रॉप इन इंडिया विथ अराउंड 15 जून, यानी कि 15 जून के बाद इसकी बुआई शुरू कर देते हैं, और ये खरीफ क्रॉप के रूप में ग्रो किया जाता है। ये एक तरीके की एनुअल फसल होती है। इट प्ले ए की रोल इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ड्यू टू नाइट्रोजन फिक्सेशन एबिलिटी। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी अगर दलहनी फसल है तो उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी होती है। कहने का मतलब वो एनवायरमेंट से नाइट्रोजन को मिट्टी में लाकर स्थिरीकरण करता है, उसका फिक्सेशन करता है। तो क्योंकि अरहर जो है ये भी एक दाल वाली फसल है, इसलिए ये भी ये चीज करता है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द प्रोटीन कंटेंट ऑफ अरहर। अरहर के अंदर कितना प्रोटीन पाया जाता है? 15%, 20%, 25% या फिर 30%? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25%। अरहर के अंदर जो प्रोटीन होती है वो कितनी होती है? वो 25% के आसपास पाई जाती है। दिस हाई प्रोटीन कंटेंट हेल्प कम्बैट माल न्यूट्रिशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहां पर, क्योंकि जो प्रोटीन का जो सोर्स होता है वो काफी चीप सोर्स हमको चाहिए प्रोटीन का, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री होती है वहां पर लोगों के पास इनकम ज्यादा होती है, पैसे ज्यादा होते हैं, तो वो अपनी प्रोटीन के रिक्वायरमेंट मान से पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो गरीब कंट्रीज हैं, वहां पर या फिर ऐसी कंट्रीज जहां पर ज्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं, तो उनकी प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अरहर इज ऑफ्टन यूज एज दाल अदर ट्रेडिशनल डिशेज इन इंडिया। दाल के रूप में यूज करते हैं और इसके साथ साथ अदर ट्रेडिशनल डिशेज इससे बनाई जाती है। प्रोटीन इन अरहर प्लांट बेस्ड होता है, जिसको जो होता है वेजिटेबल वेजिटेरियन डाइट के लिए काफी ज्यादा सुटेबल होता है। इट आल्सो प्रोवाइड एसेंशियल अमीनो एसिड कंप्लीमेंटिंग सीरियल बेस्ड डाइट। ध्यान से समझ, जो सीरियल बेस्ड हम डाइट खाते हैं, बोले तो अनाज आधारित जो हम खाना खाते हैं, जैसे मान लो अपन क्या खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, रोटी के साथ साथ अपन क्या खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो इस चीज से खा रहे हैं, तो इनमें ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन इन दोनों में बहुत कम पाया जाता है। तो अगर हम इसके साथ साथ दाल को खाएंगे तो हमारा एमिनो एसिड भी मिलेगा और प्रोटीन की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होगी। Which state in India has the highest productivity of अरहर। इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर अरहर की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है? यही आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड गुजरात। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बोले तो बिहार। बिहार जो है वहां पर अरहर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है। बिहार हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ अरहर यील्डिंग, लगभग कितना होता है? 1115 किलोग्राम पर हेक्टेयर, बोले तो लगभग 11 क्विंटल के आसपास यहाँ पे प्रोडक्शन होता। द स्टेट्स फर्टाइल सॉइल एंड फेवरेबल क्लाइमेट सपोर्ट अरहर कल्टीवेशन। क्योंकि अरहर जो है वो हमारी ट्रॉपिकल फसल है और खरीफ सीजन की फसल है, तो फर्टाइल सॉइल मिल जाएगी और ट्रॉपिकल कंडीशन मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगी। बिहार की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है फेमस फॉर फोकस ऑन पल्सेस लाइक अरहर टू इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी। फार्मर इन बिहार ऑफ्टर इंटरक्रॉप अरहर विथ सीरियल फॉर बेटर सॉइल हेल्थ। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप एक सीरियल की क्रॉप लगा रहे हो, बोले तो अगर आप एक सीरियल की क्रॉप लगा रहे हो यानी कि अनाज वाली फसल अगर लगा रहे हो, तो उसके साथ साथ आपको एक दाल वाली फसल लगानी चाहिए। तो दाल वाली फसल एक ये लगा देते हैं और अनाज वाली फसल में गेहूं और धान लगा देते हैं। बिहार के गवर्नमेंट स्कीम इन बिहार प्रमोट अरहर कल्टीवेशन थ्रू सब्सिडी। और जो बिहार की गवर्नमेंट है
वो सब्सिडीज के थ्रू भी इसको सब्सिडाइज करती है, जिससे अरहर की कल्टीवेशन बढ़ाई जा सके। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ अरहर? अरहर की सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में पूछा जा रहा है। ब्लाइट है, स्टेलिटी मोज़ेक है, रस्ट है, या फिर पाउडरी मिल्ड्यू है। तो इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो आंसर है, पूछा जा रहा है कि अरहर में कौन सी डिजीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अरहर में कौन सी ज्यादा डिजीज ज्यादा लगती है। तो आपको जो ऑप्शन नंबर बी है, बोले तो स्टेरिलिटी जो मोज़ेक वायरस है, ये अरहर में बहुत ज्यादा लगता है। स्टेरिलिटी मोज़ेक इज ए वायरल डिजीज दैट सिवियरली अफेक्ट अरहर के प्रोडक्शन। ध्यान से समझना, अगर स्टेरिलिटी मोज़ेक लग जाता है तो अरहर में अगर ये रोग लग गया तो हम अपने अरहर की फसल को रोक नहीं सकते हैं खराब होने से। केवल एक चीज कर सकते हैं, अगर हमको किसी एक प्लांट पे दिखा सिम्टम कि हाँ ये प्लांट हमारा अब डैमेज हो रहा है, इमीडिएटली उसको हम सेपरेट करेंगे और निकाल के खेत से उसको तुरंत डैमेज कर देंगे। इसके साथ साथ इसका जो बैक्टीरिया होता है एरियोफिड माइट, उसको अगर हम रोक देंगे, क्योंकि उसी माइट की वजह से फैलता है, एक पौधे से दूसरे पौधे तक वही माइट जो होता है वो लेके जाता है इस वायरस को। तो अगर हम उस माइट की रोकथाम कर लेंगे तो इससे हम बच जाते हैं। ये जो ट्रांसमिट होता है एरियोफिड माइट की वजह से होता है, एक टाइनी पेस्ट होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। द डिजीज काजेज स्टेरिलिटी इन प्लांट रिड्यूसिंग पॉड फॉर्मेशन। ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है, जब मोजेक रोग लग जाता है तो पौधा की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ती है, पत्तियां थोड़ी सी एबनॉर्मल सी हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, अजीब सी। और इसके साथ साथ इनमें जो पॉड फॉर्मेशन होता है वो नहीं होता है, पॉड फॉर्मेशन ही नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत कम होता है, इसलिए हमारा जो प्रोडक्शन है वो घट जाता है। रेजिस्टेंट वेराइटी एंड टाइमली पेस्ट कंट्रोल कैन हेल्प टू मैनेज द डिजीज। इसको मैनेज करने के लिए पेस्ट कंट्रोल करो और रेजिस्टेंट वेराइटी को ग्रो करो, केवल यही चीजें इससे बचा सकती हैं। फार्मर आर अवॉइड टू मॉनिटर फील्ड रेगुलरली ड्यूरिंग खरीफ सीजन। खरीफ सीजन में इसको प्रॉपरली हमको मॉनिटर करना पड़ता है, जिससे कि हम जान पाए कि एरियोफिड माइट अगर खेत में दिख रहा है तो इमीडिएटली हमको उसको तुरंत ही सही करना चाहिए, नहीं तो फिर हमारी फसल खराब होने से कोई रोक नहीं सकता। व्हाट इज द स्पेसिफिक पेस्ट ऑफ अरहर? अभी तो इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा था, अब की स्पेसिफिक पेस्ट पूछा जा रहा है। स्पेसिफिक और पेस्ट पूछा जा रहा है, तो पेस्ट में आपका एफिड है, व्हाइट फ्लाई है, या फिर तुअर पॉड फ्लाई है, या थ्रिप्स है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है तुअर का पॉड फ्लाई। ये तुअर का पॉड फ्लाई जो होता है स्पेसिफिक पेस्ट होता है, जो कि डैमेज करता है अरहर का पॉड को ड्यूरिंग डेवलपमेंट के स्टेज पर ये पॉड फ्लाई काफी ज्यादा नुकसान करता है। इट ले एग इन द पॉड एंड लार्वे फीड ऑन द सीड रिड्यूसिंग। ध्यान से समझ, अरहर जब बड़ी हो जाती है, अरहर में फ्लावरिंग के बाद जब फ्रूटिंग होने लगती है, बोले तो जब इसके अंदर पॉड फॉर्मेशन होने लगती है, सीड बनने लगता है, तो ये जो तुअर का पॉड फ्लाई होता है ये छेद कर देता है फली में और इसके अंदर अंडे दे देता है। और ये अंडे से जब लार्वे निकलते हैं तो अंदर के जो सीड होते हैं उसको खा जाते हैं, जिसकी वजह से यील्ड घट जाती है। द पेस्ट इज द मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग द पॉड फॉर्मेशन स्टेज जून जुलाई के। जून जुलाई का जो टाइम होता है उस समय ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग इंसेक्टिसाइड हेल्प कंट्रोल फॉर तुअर पॉड फ्लाई। तुअर पॉड फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और इंसेक्टिसाइड का यूज करना चाहिए। रेगुलर फील्ड मॉनिटरिंग रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड पॉड कैन रिड्यूस डैमेज। इसके तरीके से अभी हम अपने फील्ड को डैमेज होने से बचा सकते हैं तुअर पॉड फ्लाई से। व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ कॉटन? कपास का बोटेनिकल नेम क्या है? कैजनस कैजान, सोलेनम ट्यूबरोसम, गोसिपियम स्पीसीज, या कॉर्कोरस स्पीसीज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है गोसिपियम स्पीसीज। इसमें गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम बार्बाडेंस, ये दो तरीके के आते हैं, अमेरिकन कॉटन और देसी कॉटन। गोसिपियम स्पीसीज जो बोटेनिकल नेम है ये कॉटन का है, एक तरीके की मेजर फाइबर क्रॉप होती है, जैसे कॉटन हो गया अपना, इसके साथ साथ अपना जूट हो गया, ठीक। ये दो जो मेन है, ये अपनी क्या है, ये दोनों अपनी मेन जो है, ये एक फाइबर क्रॉप है। कई बार ये पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइबर क्रॉप। तो एक तो जूट होता है जिससे हम जूट के बोरे बनाते हैं, जो अनाज रखने में काम आता है। इसके साथ साथ ये अपना दूसरा है कॉटन, जिससे हम कपड़े बनाते हैं। कॉटन बिलोंग टू द फैमिली मालवेसी, मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और एक तरीके का ये एनुअल क्रॉप होता है, एनुअल क्रॉप होता है। और इसके साथ साथ खरीफ क्रॉप होता है। कई बार पूछा जाता है कि कपास कैसी फसल है, तो कपास खरीफ क्रॉप होती है। इट हैज ए टैप रूट सिस्टम, बोले तो इसके अंदर मूसलाधार जड़ पाई जाती है। कैसी? मूसलाधार जड़ पाई जाती है। अब मूसलाधार जड़ कैसी होती है, एक मेन जड़ होगी, उसमें से फिर ढेर सारी ऐसी जड़ें निकले रहेंगी, ठीक।
इस तरीके से जड़ें निकली रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, जैसे आम है, नींबू है, कटहल है, इनकी जो जड़ें होती हैं, इसी तरीके की जड़ें इसके अंदर भी पाई जाती हैं, टैप रूट जड़ें। जितने भी आपका लेग्यूम वाली क्रॉप है, इन सब के अंदर भी यही टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, टैप रूट सिस्टम। इसके साथ साथ जितने भी अनाज वाली फसलें हैं, अनाज वाली फसलों में सब में ये टैप रूट सिस्टम नहीं पाया जाता, वहां पर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। ठीक। आउट ऑफ 20 स्पीसीज ऑफ कॉटन ओनली 4 आर कल्टिवेटेड ग्लोबली। 20 स्पीसीज हमारे पास हैं कॉटन की, जिसमें से केवल 4 ही ग्लोबली कल्टीवेट करी जाती हैं, जिसमें 2 मैंने आपको बताया, गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम बार्बाडेंस। कॉटन फाइबर इज एन इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल ऑफ द सीड कोट। ध्यान से समझना, जो सीड होता है, सीड के ऊपर सीड कोट होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड इज नोन एज सीड कोट। अब सीड कोट के ऊपर एपिडर्मल सेल होती हैं, और यही सेल ऐसे बाल के तरीके हेयर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इसी को जब हम तोड़ लेते हैं, सीड के ऊपर से निकाल लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कपास। तो ठीक यही होता है अपना फाइबर, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कॉटन? ओरिजिन प्लेस पूछा जा रहा है, कॉटन का क्या है? साउथ अफ्रीका है, चाइना है, इंडिया है, या फिर अमेरिका है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। बोले तो इंडिया जो है वो कॉटन का ओरिजिन प्लेस होता है। कॉटन ओरिजिनेटेड इन इंडिया वेयर इट हैज बीन कल्टिवेटेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। इसको थाउजेंड ऑफ ईयर में इसको कल्टिवेट किया जाता था। एंसेंट इंडियन टेक्सास मेंटेन कॉटन एज द की क्रॉप इन द अर्ली एग्रीकल्चर। भारत में जब अंग्रेज आए थे, तो वो मसाले का व्यापार करने और कपास का व्यापार करने ही आए थे, क्योंकि यूरोप में जो कपड़े थे, कपड़ों का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, उसका औद्योगिकरण हो गया था। जबकि भारत में लोग हथकरघा से सामान बनाते थे, कपड़े बनाते थे, जिसको हम खादी वस्त्र बोलते हैं। तो उस तरीके से भारत में बनाया जाता था, तो ये काफी डिले वाली प्रोसेस होती थी, बहुत ज्यादा कपड़ा हम बना नहीं पाते थे। और हमारे पास कॉटन का उत्पादन बहुत बढ़िया मात्रा में होता था, और हाई क्वालिटी का कॉटन उत्पादन होता था। तो वहां से लोग आए थे, यहाँ से कपास लेके जाते थे, और कपास ले जाके अपने देश में फिर वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो होती थी, वहां पर इसका कपड़े बनाती थी, और वो कपड़े दोबारा आकर फिर पूरी दुनिया में बिकते थे, जिसमें भारत में भी आके बिकते थे। ठीक। तो हम कपास उत्पादन करते थे और अंग्रेजों को देते थे। तो स्टार्टिंग में अंग्रेज ये करने और मसाला लेने ही आए थे, फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने पूरा बवाल कर दिया। इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर ऑल 4 कल्टिवेटेड कॉटन स्पीसीज और ग्रुप। इंडिया केवल एक ऐसी कंट्री है जहां पर जो 20 में से जो 4 कल्टिवेटेड स्पीसीज हैं, वो चारों यहाँ पर ग्रो करी जाती हैं, थोड़े थोड़े। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, वहां पर सबसे पहली बार कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो बनाई गई थी। बोले तो हथकरघा उद्योग कब से है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वहां पर कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। इंडिया लीड इन कॉटन एरिया बट रैंक थर्ड इन प्रोडक्शन ग्लोबली। प्रोडक्शन में हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन एरिया में हम पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर अपना चाइना है, तीसरे नंबर पर शायद अमेरिका है। Which country has the largest area under cotton cultivation? कौन सी कंट्री सबसे आगे है कॉटन की कल्टीवेशन में? यूएसए, चाइना, इंडिया या ब्राजील? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन ग्लोबली, अराउंड 8.4 मिलियन हेक्टेयर। इतने मिलियन हेक्टेयर, 8.4 मिलियन हेक्टेयर इंडिया में इसकी खेती करी जाती है। अबाउट 86% ऑफ इंडिया कॉटन एरिया आर बीटी कॉटन। बोले तो जो बोटन इम्प्रूव्ड जो इम्प्रूव्ड वेराइटी होती है, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाते हैं, वही होती है। तो इंडिया में लगभग लगभग 86% में जो कॉटन की खेती होती है, वो कौन सी कॉटन की होती है? वो होती है अपना बीटी कॉटन की खेती। इसके साथ साथ महाराष्ट्र लीड इन कॉटन एरिया विद इन इंडिया, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में कॉटन की खेती ज्यादा होती है। इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ऑल कॉटन स्पीसीज। यहाँ पर क्योंकि हमारी क्लाइमेट है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ये सभी तरीके की कंडीशन इंडिया में पाई जाती हैं। इसी वजह से वो जो चारों स्पीसीज हैं, वो चारों स्पीसीज कॉटन की यहाँ पर ग्रो करी जा सकती हैं। कॉटन इज द मेजर कैश क्रॉप कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज इकोनॉमी। कॉटन जो है वो मेजर कैश क्रॉप है इंडिया में, जो इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। एक बहुत ही अच्छी कैश क्रॉप होती है। एक तो ये कॉटन अपनी कैश क्रॉप है, इसके साथ साथ शुगर केन जो है
ये भी अपने एक कैश क्रॉप होती है। तो ये दो मेजर कैश क्रॉप इंडिया में ग्रो करी जाती हैं। व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट कॉटन प्रोडक्शन? इंडिया में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन कौन से स्टेट में होता है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए आपको ब्लैक सॉइल की जरूरत पड़ती है, और ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा कहाँ में पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र लीड इन कॉटन प्रोडक्शन इंडिया ड्यू टू लार्ज कल्टीवेशन एरिया। द स्टेट्स ब्लैक सॉइल लीड द कॉटन ग्रोथ। महाराष्ट्र प्रोड्यूस बोथ हाइब्रिड एंड बीटिंग कॉटन। दोनों तरीके के कॉटन की कल्टीवेशन महाराष्ट्र में होती है। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट नागपुर, अमरावती और वर्धा। ये जो तीन डिस्ट्रिक्ट हैं महाराष्ट्र में, वहां पर ज्यादा कॉटन की खेती होती है। द स्टेट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू इंडिया कॉटन एक्सपोर्ट मार्केट। ध्यान से समझना, कॉटन महाराष्ट्र में जो ग्रो करा जाता है, इसके साथ साथ हरियाणा में ग्रो करा जाता है, कुछ एरिया है राजस्थान का वहां भी ग्रो किया जाता है, और उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में ग्रो किया जा सकता है। तो ये कुछ मेजर स्टेट हैं जहां पर कॉटन की खेती करी जाती है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।